तो उसने मुझे ये चीज बताई कि इवेंट्स के दौरान, क्योंकि ये आपके देश के इज्जत की बात है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली किसी भी मिनिस्ट्री से ज्यादा अच्छा होता है। पासपोर्ट ऑफिसेस में भी अप्लाई कर सकते हो, चांसेस होते हैं कि आपको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। आपके जो जाने आने का पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाती है। सलमान खान, शाहरुख खान सब लाइन में खड़े और आप साइड से निकल जाओगे। 6 लाख की सैलरी, 6-7 लाख की, ऐसा नहीं है भाई। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को ऐसे बोलते हुए सुना कि भाई जिस पे हाथ रख दो उस पे। तो एमए आपके लिए नहीं है। अगर करियर के बाद शादी आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। हेलो एवरीवन, आप लोगों ने मेरी ये वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें कि मैंने सीएसएस में अपने 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने इसमें कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर या ग्लोरीफाई नहीं किया है जो यूजुअली यूट्यूबर्स करते हैं टू मोटिवेट यू। बट मेरा पर्पस यहाँ पर ये है कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता हो कि सीजीएल से जो जॉब्स लगते हैं उनका लेवल क्या होता है, ऑफिस में किस तरह से आपको काम करना होता है। अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो वो सारी चीजें भी मैंने उसमें कवर की है। तो अगर आपको एसओ इन सीएसएस के वर्क प्रोफाइल के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो उस वीडियो से ज्यादा अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकता। सिमिलरली मैं इस वीडियो में A to Z बात करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड पोस्ट यानी कि एएसओ इन एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस पोस्ट के बारे में आप लोगों ने और भी जगह से बहुत सुना तो होगा कि हाँ ऐसा है, लेकिन सच्चाई क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या सच में इतनी बातें अच्छी हैं जितनी बोली जाती है। हमने सुना है भाई 6-7 लाख तक सैलरी हो जाती है फॉरेन जाकर। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना फेक है ये सारी चीजें, हम सारी चीजों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम छोटा सा थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल के बारे में जानते होंगे। बट एसएससी सीजीएल एक एग्जाम है जिसमें कि आपको इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया रैंक 200 के अंदर में रहना पड़ेगा अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा सीट्स भी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होती है। और ये भी रीजन है कि आप जिन लोगों को एमईए में सिलेक्ट करोगे, क्योंकि वो डिप्लोमेट्स के साथ रहते हैं या फॉरेन जाते हैं, बहुत सारा काम होता है, हम आगे चर्चा करेंगे इसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो आपको एक स्मार्ट पर्सनालिटी चाहिए होती है, तो इसीलिए भी इसकी कट ऑफ हाई होती है। और इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है वो बाकी एसओस की तरह ही होता है, चाहे वो सीएसएस में हो या रेलवेज में हो। आपको डीओपीटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद मिनिस्ट्री में रिपोर्ट करना पड़ता है अपनी ज्वाइनिंग के लिए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ फॉर्म फिलअप वगैरह करवाते हैं, उसके बाद आपको अंडर पोस्टिंग रखा जाता है। उसके कुछ टाइम के बाद आपको आपका सेक्शन दे दिया जाता है। तो इसमें सेक्शंस के नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एक कंट्री के नाम पर भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। और बाकी जो यूजुअल सेक्शंस है जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, ये तो यूजुअली सारी मिनिस्ट्रीज की तरह इसमें भी होता है। तो आपको सेक्शन अलॉट करने के बाद आप उस दिन से उस सेक्शन के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो जाते हो। अगर आपको जानना है कि सेक्शन कैसा होता है, मिनिस्ट्रीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर जाकर देखिए। इसमें आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि हर सेक्शन का अलग अलग काम क्या होता है और किस तरह से मिनिस्ट्रीज में काम चलता है। अब किसी भी पोस्ट को लेने से पहले सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है वो होती है इसकी सैलरी। तो क्योंकि ये एक ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, तो इसकी दिल्ली में तो सैलरी एसओज इन सीएसएस या फिर रेलवेज में जो होती है सेम ही होती है। लेकिन आगे मैं बात करूंगी कि जब इसमें फॉरेन पोस्टिंग होती है तो इसकी सैलरी कितनी होती है। अभी मैं दिल्ली के हिसाब से बताती हूँ। तो इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 90,000 के आसपास होती है और इन हैंड सैलरी जब आप ज्वाइन करोगे तो 72,000 के आसपास होती है। सैलरी के अलावा अगर हम बात करें अदर बेनिफिट्स की, तो दिल्ली में रह के एएसओ एंड एमईए को जो फैसिलिटीज मिलती है वो बाकी सारे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है, जैसे कि सीजीएचएस का बेनिफिट, उसके अलावा एलटीसी यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन जो कि होम टाउन जाने के लिए या फिर कहीं बाहर जैसे कि अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप घूमने के लिए आपका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। उसके बाद आपको टीए अलाउंस मिलता है। अगर आप किसी ऑफिशियल टूर से विजिट कर रहे हो, कहीं ऑफिशियल टूर पे गए हो, तो वो सारा खर्चा भी सरकार उठाती है। इसके अलावा जो दिवाली का बोनस होता है जो लगभग 7,000 रुपए के अराउंड मिलता है और ईयरली आपको कुछ बोनस भी मिलता है, लगभग 5,000 के अराउंड मिलता है। इसके अलावा जो आपकी सैलरी से एक फिक्स्ड अमाउंट कटता है और एनपीएस में लगता है, उससे
से आपको रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं। अगर आपको एएसओ की अच्छे से सैलरी जाननी है कि क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या उनमें बेनिफिट्स मिलता है, तो आप मेरी इस वीडियो को जाकर देखिए जिसमें कि मैंने अपनी सैलरी के बारे में पूरा सैलरी स्लिप दिखा करके बताया है। इन सारी वीडियोस का जिनकी मैं बात कर रही हूँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप जाकर देखिएगा जरूर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह पाए और इधर उधर फिर ज्यादा भटके ना। अब हम एमईए के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुन के ये अंदाजा लग गया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब जो कि फॉरेन की चीजों को डील करती है, जहां पर आईएफएस ऑफिसर्स रहते हैं, तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली किसी भी मिनिस्ट्री से ज्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट इसके जो पुराने बिल्डिंग्स बने हुए हैं वो भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चरली अच्छे बने हुए हैं। इनके ऑफिसेस आपको मोस्टली जवाहरलाल नेहरू भवन जो कि उद्योग भवन में है, सुषमा स्वराज भवन में भी इसके कुछ ब्रांचेस है। इनफैक्ट शास्त्री भवन जहाँ पे मेरी मिनिस्ट्री है उसमें भी इसके कुछ ब्रांचेस हैं। और पूरे शास्त्री भवन में जो एमईए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी मिनिस्ट्री से अच्छा है। तो एमईए का इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इज वेरी वेरी गुड। और मैंने जैसे कि पहले की वीडियो में बताया कि अगर आपकी मिनिस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं भी है तो कुछ सालों में हम सेंट्रल विस्टा में शिफ्ट होंगे जो कि कंप्लीटली एमएनसीज लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो किसी भी एसओ में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको मजा आएगा काम करने में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो ऑफिस टाइमिंग वही है 9 से 5:30 बजे तक की। कभी कभी कोई इवेंट्स होते हैं तो जैसे कि सारे ही जॉब्स में होता है कि एक फिक्स टाइमिंग तो होती है 9 to 5 या 9 to 5:30, लेकिन कभी कभी आपको जरूरत पड़ने पे ज्यादा टाइम तक रुकना पड़ सकता है, जैसे कि पार्लियामेंट क्वेश्चंस में रुकना पड़ सकता है, या कोई मिनिस्ट्री का इवेंट हुआ तो रुकना पड़ सकता है, या कोई अर्जेंट काम चल रहा है तो रुकना पड़ सकता है। उस टाइम आप मना नहीं कर सकते कि भाई मेरे को तो घर जाना है, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत अर्जेंट काम घर पे हो, अदरवाइज आपको रुकना पड़ सकता है, बिकॉज यू आर सर्विंग द गवर्नमेंट। तो आपको गवर्नमेंट का काम पहले रखना है अपने से, और ये हमें ट्रेनिंग के टाइम भी बताते हैं, बिकॉज यू आर your job is not a job, it's a government service, not a government job. So इसीलिए। और अगर मैं बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो एमईए की जो बिल्डिंग है उसके आसपास का एरिया तो और भी सुंदर है। शास्त्री भवन और बाकी जो भवन है उनसे भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सामने में राष्ट्रपति भवन है, बिल्कुल सामने में पार्लियामेंट हाउस है, बिल्कुल मिनिस्टर्स की गाड़ियां आती जाती रहती है, चौड़े चौड़े रोड, और बहुत ही सुंदर सीन है। मैं जल्दी नहीं जा पाती, बट मैं जितने बार भी गई हूँ देख करके एक फील आ जाता है कि भाई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली फील जो होती है वो आ जाती है। तो बहुत ही अच्छा बाहर का भी सीन इसका काफी अच्छा है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो एमईए में जो प्रमोशन है वो बाकी मिनिस्ट्रीज के मामले में थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात करी, बहुत सारे वीडियोस भी देखे, तो इसमें एएसओ से एसओ बनने का जो टाइम है वो 8 से 10 साल तक का टाइम है, कभी कभी 12 साल भी लग जाते हैं। जबकि हमारी जो मिनिस्ट्रीज है या एएसओ एंड सीएसएस में जो प्रमोशन है वो काफी फास्ट है, अब तो और ज्यादा फास्ट हो गई है। 4 से 5 साल में आप एएसओ से एसओ बन जाते हो, 4800 ग्रेड पे चले जाते हो और एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हो। तो उस हिसाब से इसका प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है। जो हायरार्की का स्ट्रक्चर है वो सेम है जैसे कि बाकी मिनिस्ट्रीज में होता है। आप एएसओ से एसओ बनते हो, फिर अंडर सेक्रेटरी बनते हो, देन आप डिप्टी सेक्रेटरी बनते हो, देन डायरेक्टर, और बस। अगर आपने 20-21 साल में जॉब नहीं ली है तो आप यहाँ तक बन सकते हो, उसके ऊपर जाना इज रेयर, वेरी रेयर। और मैं बोलूंगी कि डायरेक्टर भी नहीं, मोस्टली डिप्टी सेक्रेटरी तक ही पहुंच पाते हैं एमईए में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है प्रमोशन स्लो है। बट ये जो डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट है ये आईएफएस के इक्विवेलेंट पोस्ट है, जहां पर यूपीएससी से लोग डायरेक्टली आते हैं। तो आप जब तक रिटायर करोगे तब तक एक आप काफी अच्छी पोजीशन पे रहोगे। तो इसके जो ग्रेड पेज है वो मैंने साइड में लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में। आपको पता होगा सीएसएस वाली वीडियो में मैंने कितने डिटेल में सीएसएस के वर्क प्रोफाइल के बारे में बताया था, तो इसमें भी मैं आपको लगभग सारी चीजें बताने की कोशिश करती हूँ जितना कि मुझे पता लग पाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसका काम ही है कि इंडिया और बाकी के जितने कंट्रीज हैं उनके साथ एक फ्रेंडली नेचर बना के रखना, उनके साथ जो ट्रेड चल रहा है हमारा या किसी और तरह के रिलेशंस बनने की संभावना है, जैसे हमारा बेनिफिट हो या हम दोनों की कंट्री दोनों का ही बेनिफिट हो, तो इन सब केसेस में कोऑर्डिनेशन बनाना इस मिनिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसके साथ ही हर एक मिनिस्ट्री में एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन का सेक्शन होता है जो कि उस मिनिस्ट्री और फॉरेन के बीच का कनेक्शन होता है।
तो अब जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, वो कनाडा से कोई एक समझौता करना चाहती है, कोई एमओयू साइन करना चाहती है, तो वो डायरेक्ट कनाडा से नहीं करेगी, वो वाया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जाएगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की परमिशन लेना, वहां से कुछ क्लियरेंसेस लेना, जैसे कि पॉलिटिकली फिट है कि नहीं वो कंट्री हमारे साथ कनेक्शन बनाने में, तो ये सारी चीजों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इसके साथ ही हमारे कंट्रीज में आपको पता है कि अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसीज होते हैं जो कि उस कंट्री के सिटीजन्स के देखभाल के लिए या फिर उनके रिलेशंस इंडिया के साथ सही बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो उन एम्बेसीज के बीच भी कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, कौन कहाँ कब जाएगा, किनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरह की जो चीजें होती है, इन सब चीजों के लिए भी फाइल पुटअप करना, ये सब एएसओस इन एमईए का काम होता है। इसके साथ ही अगर कोई ऐसा इवेंट है जो कि इंटरनेशनल इवेंट है, जैसे कि अभी G20 हुआ है, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो आईएफएस और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होती है। तो इनमें भी जो एएसओज होते हैं उनका डिप्यूट किया जाता है, किसी भी सर्विस में किया जा सकता है, तो पासेस इशू करने के लिए या फिर कैंटीन सर्विस को देखने के लिए, या फिर आपको किसी डिप्लोमेट के साथ लगाया जा सकता है कि इनको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप इन चीजों को देखो। तो इस तरह की छोटी छोटी कोई भी सर्विसेज अगर इन इवेंट्स के दौरान होती है तो ये एएसओज को डिप्यूट कर दिया जाता है वहां पर। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे साथ एक लड़की थी जो कि कुछ टाइम के लिए मेरे साथ रहने के लिए आई थी, शी वाज इन एमईए। तो उसने मुझे ये चीज बताई कि इवेंट्स के दौरान, क्योंकि ये आपके देश के इज्जत की बात है, तो किसी भी डिप्लोमेट को कोई भी तकलीफ ना हो, उसके लिए अगर आपको उनका पर्स भी उठाना पड़े या कोई भी ऐसी चीजें करनी पड़े तो वो आपको करना पड़ सकता है, और ऐसा हुआ भी है। तो इन चीजों के लिए भी आप थोड़ा सा रेडी रहिए। और जरूरी नहीं है कि ये एमईए में हो, ये किसी भी मिनिस्ट्री में हो सकता है। जब जरूरत पड़ने पर आपको अपने देश का नाम नीचे नहीं होने देना है, उस वक्त आपको जो करना पड़े आपको करना चाहिए भी। उसके बाद इस जॉब की खासियत है कि इसमें आपको जो बाहर इंडियन लोग रह रहे हैं, जिनको हम एनआरआईज बोलते हैं, तो उनकी क्या हालत है, इंडियन एम्बेसी वहां पे किस तरह से वर्क कर रही है, तो वो एक कोऑर्डिनेशन इंडिया के साथ में बनाना भी इनका काम होता है। तो इस जॉब में रहकर आप थोड़े बाहर के इंडियंस एनआरआईज की हेल्प भी कर सकते हो। तो इस तरह के फाइल्स इसमें पुटअप करने होते हैं, बट काम तो वही है, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, बट इन चीजों की नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आपको करनी होती है। अगर आपको नहीं मालूम है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होती कैसे, बनाई कैसे जाती है, तो मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा जिसमें कि मैंने बहुत डिटेल में बताया कि नोटिंग ड्राफ्टिंग होती कैसे, कैसे बनाना पड़ता है। आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, जिससे कि आप जब ट्रेनिंग में जाओगे तो आप थोड़े से एज में रहोगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस मिनिस्ट्री का ये भी काम है, या फिर मैं बोलूंगी एएसओस का थोड़ा सा ये काम होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई कंट्री है वो सोलर सिस्टम के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर कुछ काम कर रही है, या साइंस एंड टेक के ऊपर कुछ काम कर रही है, तो उस कंट्री का रिपोर्ट बनाना कि चलो वो क्या काम कर रही है, इस तरह के और भी रिपोर्ट्स बनाना, ये सारे काम जो होते हैं वो एएसओस ही करते हैं। तो इसकी वर्क प्रोफाइल देखकर आपको इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि इस काम में आपको प्रेशर भी बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आप मान लीजिए एक देश में रहकर देश के चीजों को थोड़ा डिले कर दे वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी फॉरेन डेलीगेट्स आपके यहाँ पर आने वाले हैं, अब आपने उनकी खातिरदारी ढंग से नहीं की, आपको जो डेपुटेशन मिला वहां पर आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, या आपने फाइल्स पुटअप करने में, रिपोर्ट्स बनाने में लेट कर दिया, उसकी वजह से फॉरेन में के देशों में ऐसे इंडिया का बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये चीजें क्या होती है कि एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो एक अच्छा खासा प्रेशर आपके ऊपर रहता है, तो इसीलिए आप इस प्रेशर के लिए भी रेडी रहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि इवेंट्स वगैरह में आपको डिप्यूट करते हैं, तो ऐसे इवेंट्स में आप ये मानकर चलिए कि आपको रेगुलर वर्क से ज्यादा टाइम तक के लिए वर्क करना पड़ सकता है। मेरे ही साथ ऐसा हुआ कि 8-9 बजे भी घर या 10 बजे भी घर आना पड़ सकता। तो ये चीजें कभी कभार रेयरली होती है, जब कोई इवेंट्स हो, जैसे कि G20 हुआ था या कोई और फॉरेन का इवेंट हो, तो ऐसा हो सकता है। और अगर मैं इसके वर्क प्रोफाइल की बात करूं तो जैसे कि मैंने एएसओ इन सीसेस में बताया था कि जो पार्लियामेंट क्वेश्चंस के रिप्लाईज बनाने होते हैं, ये भी एएसओ का ही काम होता है कि अब मिनिस्टर खुद से तो क्वेश्चन के आंसर ढूंढेगा नहीं बैठ के, उनको एक रिपोर्ट चाहिए होती है, उनको एक पूरा इनपुट चाहिए होता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया तो इनमें हमारी मिनिस्ट्री ने क्या क्या काम किया है। तो ये चीजें जो होती है ये होती है पार्लियामेंट सेशंस के दौरान। तो ये जो रिप्लाई बनाने का काम है ये भी एएसओ का ही होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपको ये तो पता होगा कि जो एएसओ
पोस्ट की जॉब लगती है वो दिल्ली में लगती है, बट एमईए में मैंने ऐसा सुना है और बहुत सारी वीडियोस में मैंने चेक भी किया कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप एमईए में रहो और आपके होम टाउन में और ऐसी जगह पर आपकी जॉब लग जाए, तो आप रीजनल ऑफिसेस में, पासपोर्ट ऑफिसेस में भी अप्लाई कर सकते हो। चांसेस होते हैं कि आपको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आप इसके बारे में और अच्छे से अपने डिपार्टमेंट पे जानकारी ले सकते हो, बट हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है इसमें। तो अब बात करते हैं उस चीज के ऊपर जिसका आपको तब से इंतजार है और जिसके लिए एमईए का इतना क्रेज है, वो है फॉरेन पोस्टिंग। जी हाँ, आप जब सर्विस में ज्वाइन करते हैं उसके 2 साल के बाद, यानी कि अपने प्रोबेशन को कंप्लीट करने के बाद आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फॉरेन पोस्टिंग आप जैसे गए आपको लंदन भेज देंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक फॉर्म निकलता है जिसमें कि जो कंट्रीज जिसमें कि वैकेंसीज खाली है उनकी पूरी लिस्ट निकलती है और आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप किन किन कंट्रीज में जाना चाहते हो। उसमें भी कंट्रीज की कैटेगरी होती है, जैसे कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, सी हार्ड कैटेगरीज। हार्ड कैटेगरीज में वो कंट्रीज आती हैं जैसे कि अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो इस तरह की कंट्रीज है जहां पर आपके ऊपर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऐसी कंट्रीज में इनिशियली आपकी पोस्टिंग ऐसी ही कंट्रीज में होती है। उसके बाद आप जैसे थोड़ा सा मैच्योर होते जाओगे, अपने सर्विस को कंप्लीट करते जाओगे, थोड़ा आपके साथ नॉलेज और एक्सपीरियंस आएगा, आपको बी कैटेगरी, उसके बाद ए कैटेगरी में भेजा जाता है। और ये सही भी है। अब आप 2 साल आपकी सर्विस हुई नहीं कि आपको अमेरिका में पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब आपको कुछ आता नहीं, डिप्लोमेट्स के साथ कैसे डील करते हैं, स्टेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप जाके तो देश का नाम खराब कर दोगे। तो ये एक अच्छा भी है कि आपको सीधे बहुत अच्छी जगह पे नहीं पहुंचाया जाता। आप धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस गेन करते हो, लोअर लेवल से शुरू करके फिर आप एक अच्छी जगह पे, अच्छी कंट्री पे चले जाते हो। तो देखिए, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इसके ट्रेनिंग से भी है कि एमईए की ट्रेनिंग जो है सीएसएस की तरह ऐसा नहीं होता कि आप जाते के साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 1 महीने की होती है और ये जेएनयू में होती है। सीएसएस की जहां पे ट्रेनिंग होती है जस्ट उसके बगल में जेएनयू की बिल्डिंग है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ट्रेनिंग वाला भी बहुत अच्छा होता है, थोड़ा अलग सा होता है, बहुत ही सुंदर सा होता है। तो 1 महीने की ट्रेनिंग में आपको यही सब सिखाते हैं कि आपको डिप्लोमेट्स के साथ कैसे डील करना है, हम अपने स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट आपको उस ट्रेनिंग के दौरान आपका टेस्ट भी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है जिसको आपको पास करना कंपलसरी होता है, तभी जाकर के आप उस कंट्री में डिप्यूट होते हो। तो जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां की थोड़ी बहुत लैंग्वेज की आपको जानकारी होती है और वहां के कंट्रीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको इनिशियली दी जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी होती है जब आप फॉरेन पोस्टिंग जाते हो उससे पहले। उसके बाद जो बहुत ही अच्छी चीज, अट्रैक्टिव चीज मुझे लगती है कि इसके लिए आपको एक अलग सा पासपोर्ट मिलता है। जो यूजुअली जो पासपोर्ट होता है, खैर मेरे पास तो नहीं है, मैंने अभी तक नहीं बनाया, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हुई है कि मैं भी फॉरेन कुछ छोड़ो तो जो यूजुअली पासपोर्ट मिलता है वो है ब्लू पासपोर्ट, लेकिन इसमें आपको ग्रे पासपोर्ट दिया जाता है। बहुत कोई बोलते हैं व्हाइट पासपोर्ट, बट दैट्स नॉट व्हाइट पासपोर्ट, दैट्स अ ग्रे पासपोर्ट। तो ये जो ग्रे पासपोर्ट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल विजिट के लिए ही दिया जाता है। आपको यहाँ से इशू किया जाएगा, आपके जो जाने आने का पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाती है, आपका कोई अपना खर्चा नहीं होता है। उसके बाद जब वहां पर आप पहुंच जाओगे तो ये पासपोर्ट आपसे सबमिट कर लिया जाएगा। उसके बाद आप अगर घूमने फिरने के लिए, अपने पर्सनल विजिट्स के लिए जाना चाहते हो तो आपका वही ब्लू पासपोर्ट ही चलेगा। क्योंकि ये जो ग्रे पासपोर्ट होता है इसके खुद के अपने कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि आपकी चेकिंग नहीं होती है, आप सीधे एंटर कर सकते हो। तो थोड़ा सा गूज बम्स वाला तो है कि भाई इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, चाहे कोई भी हो, इंडियन सिटीजन कितना बड़ा हो, सलमान खान, शाहरुख खान, सब लाइन में खड़े और आप साइड से निकल जाओगे। तो ये थोड़ा सा तो चार्म है। तो इसी चार्म को आप मिसयूज ना कर सको, इसीलिए ये पासपोर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल टूर के लिए ही दिया जाता है। उसके बाद आप मान लो उस कंट्री में पहुंच गए, उसके बाद अगर आप हार्ड कंट्रीज है तो इसके ट्रांसफर 2 साल में, 1.5 साल में हो जाते हैं। और अगर आप बी या ए में हो तो लगभग 3 साल तक आप उस कंट्री में रहते हो, उसके बाद आपका ट्रांसफर होता है। लेकिन हाँ, ट्रांसफर्स आपके होते रहेंगे। ये नहीं कि आप सोचो कि एक ही कंट्री में आप 10 साल रह लो, तो ऐसा नहीं होगा। एक कंट्री में मान लो आपने 3 साल की सर्विस कर ली, उसके बाद आप चाहते हो कि किसी और कंट्री में चले जाओ, तो आप डायरेक्ट उस कंट्री से उस कंट्री में जा सकते हो। लेकिन अगर आप 2 साल की एलिजिबिलिटी के बाद आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते फॉरेन जाने का, तो आपको 2 साल के लिए बैन किया जाता है, यानी कि 2 साल तक अब आपको फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलेगी। और अगर आपने एक बार फॉरेन जाकर 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली और आप डायरेक्ट वहां से ट्रांसफर नहीं हुए और इंडिया आ गए, तो आपको इंडिया आकर के 2 साल की सर्विस लगभग करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब बात आती है कि हम फॉरेन में कहां पर पोस्टेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप इंडिया की तरफ से जा रहे हो तो वहां पर आप एम्बेसीज में या कॉन्सुलेट में, वहां पर आप जाके पोस्टेड होते हो। तो एक चीज याद रखिए कि जो एम्बेसीज होती है ना, किसी
भी कंट्री में वहाँ के जो लोग हैं उनको अलग ही इज्जत मिलती है। जैसे कि मान लो इंडिया में भी बहुत सारी एम्बेसीज है, अमेरिका की एम्बेसी है, यूके की एम्बेसी है, तो होता क्या है कि जब भी वो डिप्लोमेट्स किसी भी इवेंट में आते हैं, इंडिया की इवेंट में, या फिर जो वो अपने एम्बेसीज में ही रहते हैं, तो उनको इंडियन लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि वो हमारे इंडिया की इज्जत का सवाल है। तो उनको तो जो IFS ऑफिसर्स होते हैं उनके तो मिलती ही है, बल्कि उनके साथ जो और भी ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि ASOs वगैरह होते हैं उनको भी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलती है। तो आपको फॉरेन जा करके बहुत ही VIP ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, बट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ रह रहे हो, वहां का काम कर रहे हो। लेकिन होती आपकी सेम डेस्क जॉब ही, ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर के आप रेड्स वगैरह मारने लग जाते हो या कोई फील्ड जॉब करने लग जाते हो। वहां पर भी आपको फाइल्स पुटअप करने हैं और बाकी जो मैंने वर्क प्रोफाइल पहले बताया है वही सारी चीजें करनी है वहां पे भी जाके। जैसे कि मान लीजिए जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव वहां पर IFS ऑफिसर है, उनके साथ आपको डिप्यूट किया जा सकता है, तो उन सब चीजों का ख्याल आपको रखना है। दूसरी चीज, इसका एक बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए अगर आप फॉरेन में जा रहे हैं तो आपके जो स्पाउस है उनको इजीली 6 महीने तक की छुट्टी मिल जाती है, ताकि वो आपके साथ जाए और आपके वहां पर जाके सेटलमेंट कराए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेन पोस्टिंग की, वो है वहां की सैलरी, क्योंकि मोस्टली लोग ME में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी ME में मिलती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा यूट्यूब पे बताते हैं 6 लाख की सैलरी, 6-7 लाख की। ऐसा नहीं है भाई, मैंने पर्सनली बहुत सारे ME में काम करने वाले लोगों से बात की है, 2.5 लाख से 3 लाख से ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। आप अच्छे कंट्रीज में जाओ फिर भी ये आपका मैक्सिमम लिमिट है। ये जो आपको मिलती है सैलरी वो वहां के करेंसी के हिसाब से मिलती है। अगर आप जापान में हो तो जापान की करेंसी रहेगी, अगर आप अमेरिका में हो तो डॉलर रहेगा, तो इस तरह से होता है। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हम फॉरेन में जाएंगे तो हमारा खर्चा भी उसी हिसाब से होगा, तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर जो मैक्सिमम खर्चा है ना वो गवर्नमेंट ही आपका उठाती है, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हो, तो इसीलिए, क्योंकि वहां पर जो आपका एकोमोडेशन है वो आपको क्वार्टर्स बहुत ही इजीली और बहुत ही मस्त से क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं। क्वार्टर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे तो आपको 5 स्टार होटल्स देते हैं रहने के लिए। उसके बाद आपके जो बच्चे हैं 12th तक की पढ़ाई पूरा का पूरा गवर्नमेंट वहां का खर्चा उठाती है। तो जो भी वहां पर एम्पैनल्ड स्कूल्स हैं आप उसमें पूरी पढ़ाई अपने बच्चों की 12th तक की करवा सकते हो। 2 बच्चों तक की, तीसरे बच्चे का अगर है तो आप खुद खर्चा उठाओ, अदरवाइज 2 बच्चों तक की पूरी पढ़ाई वहां पर आप एम्पैनल्ड स्कूल में करा सकते हो। प्लस आप खुद की, अपने वाइफ की, डिपेंडेंट्स की, 2 बच्चे तक की जो हेल्थ फैसिलिटी है आप वहां के टॉप हॉस्पिटल्स में करवा सकते हो, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को ऐसे बोलते हुए सुना कि भाई जिस पे हाथ रख दो उस पे, ऐसा नहीं है। एम्पैनल्ड होते हैं कि हाँ ये है, और एम्पैनल्ड में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, टॉप हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं, मेजर खर्चे जिंदगी के, वो आपकी तो सरकार उठा लेती है, तो इसीलिए आपका बहुत सारा पैसा वहां पे बच जाता है। अब आप इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको जाने आने के लिए गाड़ियां और इन सब चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ता है, तो ये सब भी आपका खर्चा बच जाता है वहां पे, तो सेविंग्स बहुत अच्छी खासी हो जाती है। उसके बाद जो लोग ME में काम करते हैं उनके लिए बेनिफिट ये भी होता है कि जो NITs है ना उसमें आपके बच्चों के लिए रिजर्वेशन होता है कि अगर आपके बच्चे ने 12th में 50% लाया है या AIEEE का एग्जाम देकर रखा है तो वो आपको NIT में रिजर्वेशन के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन होता क्या है कि जो ME में जाते हैं वो इतना ज्यादा फॉरेन में रह लेते हैं, उनका इतना वैसा लाइफस्टाइल हो जाता है, और उनके बच्चे मान लो कि फॉरेन में ही पढ़ रहे हैं 12th तक, तो वो अब NIT क्यों आएंगे इंडिया वापस, वो वहीं पे अच्छे यूनिवर्सिटीज में बच्चों को पढ़ा लेते हैं, तो ज्यादा लोग आते नहीं है यहाँ पे। और अगर मैं फॉरेन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो भाई जो किसी भी देश की जो एम्बेसी वाला एरिया होता है ना वो बहुत ही सुंदर होता है। हमारे देश में भी जो एम्बेसी वाला एरिया जहाँ पे कॉन्सुलेट एम्बेसीज हैं वो एरिया आपको बिल्कुल अलग ही लगेगा। मेरी जब मिनिस्ट्री का इवेंट था क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, तो मैं इन्विटेशन देने के लिए गई थी जो हमारे डेलीगेट्स हैं, तो अलग अलग एम्बेसीज में, तो मैंने वहां पे देखा था, मतलब इतनी सफाई, इतना सुंदर, इतना काम वो जगह है कि बहुत मतलब मजा आ जाएगा आपको। तो सिमिलर अदर कंट्रीज में तो और भी अच्छा होता होगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो वेरी 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 नाइस। सो ये फॉरेन के बारे में जितना था वो मैंने बता दिया। अब मैं आती हूँ मुद्दे पे कि क्या ये जॉब आपके लेने लायक है या नहीं लेने लायक है, क्या इसकी सोशल रिस्पेक्ट है। तो देखिए सोशल रिस्पेक्ट की अगर बात करूँ तो ऑब्वियसली आप कभी फोन रिश्तेदार को, अगर आपकी मम्मी बोले कि भाई आज तो वो कनाडा में है, अभी तो वो अमेरिका में है, अभी तो बस अफगानिस्तान पाकिस्तान ना बोलना पड़े, तो सोशल रिस्पेक्ट तो बनती है, बट कहीं ना कहीं ये ना आपके
पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने टॉप रैंक लिया है तो आपको एमईए ही लेना है। अगर आपकी चॉइस नहीं है, अगर आप वैसे टाइप के इंसान नहीं हो जो कि बस लाइफ में एडवेंचर करना चाहता हो, घूमना चाहता हो, एक्सपोजर लेना चाहता हो, तो आप एमईए मत लो। अगर आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ रह पाओ, अपनी एक शादीशुदा लाइफ अच्छे से चला पाओ, बच्चों को टाइम दे पाओ, तो एमईए आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक 9 to 5 जॉब रहे और आप लाइफ में कुछ और करो, जैसे कि मैं कर रही हूँ, मैं जैसे यूट्यूब कर रही हूँ, या मेरा अभी एक न्यू मैंने चैनल खोला है जिसमें कि मेरा प्लेज है कि मैं बहुत सारे यूथ्स को मेंटली एजुकेट कर पाऊँ कि भाई आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको आपके बारे में पता होना चाहिए कि हु आर यू। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक इनिशिएटिव ले पाऊँ। तो अगर आपको इस तरह के कोई काम है अपनी ज़िंदगी में और भी करने, तो आपके लिए एमईए नहीं है। तो आई गेस एमईए उनको लेना चाहिए जो थोड़ा सा थ्रिल चाहते हैं, एडवेंचर चाहते हैं, एक्सपोजर चाहते हैं, जो बाहर में रह सकते हैं, जो लोनलीनेस फील नहीं करते, जो होम सिक नहीं है, इन सब लोगों को। दूसरी चीज़ मैं एक अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग फॉरेन की मजे मजे में जोश जोश में आके एमईए ले तो लेते हैं, फिर उनको शादी में बहुत दिक्कत होती है। एंड यू नो, करियर के बाद शादी आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। तो अगर आप एमईए ले रहे हो और आपको पार्टनर ही ऐसा नहीं मिल रहा जो कि फॉरेन जाके सेटल हो सके, तो आपके लिए शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही आप एमईए में हो। लड़कों को भी दिक्कत होती है, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है। एक लड़का है जो फॉरेन में जा रहा है, अब कोई चाहता नहीं कि मेरी बेटी फॉरेन में जाके रहे, तो ये दिक्कत तो आपको झेलनी पड़ जाएगी। तो इन सब चीजों को थोड़ा सोच समझ लीजिए, तसल्ली से, ठंडे दिमाग से, उसके बाद आप एमईए लीजिए। सिर्फ नाम के लिए कि भाई हम फॉरेन जाके रहेंगे, हम तो एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं, तो प्लीज प्लीज ये सब माया मोह में आकर के ये डिसीजन मत लीजिएगा। सोच समझ के अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से तसल्ली से डिसाइड करिएगा। अदरवाइज इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वालों की कमी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बस मैं एमईए में बाहर जाके रहूँगा, पैसे कमाऊंगा तो ही पैसा आ पाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ रह के भी कर सकते हो कि आप अच्छी रेपुटेशन पा सकते हो, अच्छा पैसा पा सकते हो। ओनली एंड ओनली व्हेन you want that kind of exposure or adventure in your life, you can handle that pressure, that life, then only you should opt for ME. So I hope friends, मैंने बहुत ही clearly अपने opinions जो आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक sister की तरह से या एक friend की तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और ऐसे ही मैं other post के बारे में डिटेल्स में लाने वाली हूँ, क्योंकि आप 2024 वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं वो मेरे दोस्त की तरह है। उनके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है गाइडेंस के लिए, तो आप लोगों की हेल्प करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।